guys, welcome to my YouTube channel Fine Touch Biology. Guys, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो बात की थी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आज हम ह्यूमन का एक नया सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरीके से गाइस आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये वर्ड जो है वो सर्किल वर्ड से बनाया गया है। सर्कुलेटरी का मतलब होता है गोल घूमना, यानी कि एक पॉइंट से, इनिशिएशन पॉइंट से शुरुआत करना और लौट के फिर उसी पॉइंट पर वापस आना। जैसे इन केस ऑफ हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट होता है और हार्ट को आता है, फिर वहीं से पंप आउट हो जाता है, फिर वहीं पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, फिर लौट के वहीं आता है। तो इस पूरे सिस्टम में हम स्पेशली जो बात करेंगे वो डिफरेंट एनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं गाइस जो हमारी मदद करेंगे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने के लिए, और बॉडी में ब्लड सर्कुलेट को करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स हमारी हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का वो सिस्टम विच कैरीज एंड ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंस, जो क्या कर रहा है, जो कैरी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंस को फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइस सभी को समझ में आया? द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का वो सिस्टम हमारी बॉडी में जो कैरी कर रहा है, ले जा रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है सब्सटेंस को फ्रॉम वन पार्ट्स टू अनदर पार्ट्स, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को, इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसको हम गाइस जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक डिफरेंट सब्सटेंस को, डिफरेंट मटेरियल को ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हमारा अगला जो हेडिंग है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ह्यूमन में दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो फ्लूइड के बेसिस पे, फ्लूइड से मतलब ये है बॉडी का वो लिक्विड जो स्पेशली बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, यानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है। ठीक है, तो दो तरीके का है। पहला है गाइस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिसमें स्पेशली हम ब्लड की बात करेंगे, जो रेड कलर का लिक्विड है, जो रेड कलर का फ्लूइड है, हम उसके सर्कुलेशन की बात करेंगे। सेकंड है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ये वो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा जो आउटसाइड द ब्लड वेसल्स है। देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स किसे कहते हैं बेटा? जो हमारी नसें हैं, जो हमारी पाइपलाइन है हमारे शरीर के अंदर, जो आपको अक्सर करके अपनी हथेली पर नजर आ जाती होंगी या किसी और की हथेली पे ग्रीन कलर की पाइपलाइन नजर आ जाती होगी। तो उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो करेगा वो ब्लड है। ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स करेगा। ब्लड वेसल्स किसको कहते हैं? नसों को कहते हैं। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम में आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, ये जो लिम्फ है ना, जो ब्लड रेड होता है और लिम्फ हमारा व्हाइट होता है, तो ये आउटसाइड द ब्लड काम करता है। तो हम ह्यूमन की बॉडी में दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम है गाइस, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड वस्कुलर सिस्टम। देखिए वस्कुलर से मतलब क्या है यहाँ पे गाइस? वस्कुलर से मतलब है बहने वाला, ट्रांसपोर्ट होने वाला, बह सके जो। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना ह्यूमन का, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है एक सिस्टम के तहत, तो उसको हम ब्लड वस्कुलर सिस्टम कहेंगे। द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम आर नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 ब्लड वेसल्स और नंबर 3 हार्ट। अब इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, उसके हेल्प से आप आसानी से इसे समझेंगे। ब्लड वो लिक्विड हो गया जो हमारी बॉडी में फ्लो करेगा। ब्लड वेसल्स वो हेल्पिंग पार्ट्स हैं जो ब्लड को एक पार्ट से दूसरी पार्ट्स में सर्कुलेट करने में हेल्प करेंगे। और हार्ट वो पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे घर पे बाहर पाइपलाइन से पानी आता है, तो जो पाइपलाइन है
हैं वो वेसल्स मान लीजिए, उसके अंदर जो पानी है वो ब्लड हो गया। अब वो पानी हमारे घर के अंदर एंटर हुआ तो जो मोटर होती है वो घुमा के वाटर को ऊपर पहुंचा देती है, तो वो हमारा पंपिंग ऑर्गन कहलाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है गाइस, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 मेन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। इसको ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं जो इसी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन ब्लड की। ब्लड इज अ रेड, ह्यूमन के ब्लड की बात करें कि ह्यूमन का ब्लड है कैसा। ठीक है, तो ह्यूमन का जो ब्लड है वो रेड है, स्टिकी, थोड़ा सा चिपचिपा है, विस्कस, गाढ़ा है, फ्लूइड, फ्लूइड माने लिक्विड, फ्लोइंग इन ब्लड वेसल, जो हमारी ब्लड वेसल्स में नसों में बहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को अपनी हेल्प से जोड़े रखता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ब्लड इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। ह्यूमन के ब्लड में जो है 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है गाइस, और दूसरा है ब्लड कॉर्पस्कल्स जो सेलुलर पार्ट है जिसमें स्पेशली ब्लड सेल्स आते हैं। तो यहां पर हमने ब्लड के बारे में थोड़ा सा जाना कि वो रेड कलर का स्टिकी विस्कस फ्लूइड है जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। इसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो एक ऑर्गन के टिश्यू को दूसरे ऑर्गन के टिश्यू के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके 2 मेन कंपोनेंट पार्ट है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो चलिए हम शुरुआत सबसे पहले बात जो करेंगे वो ब्लड प्लाज्मा ब्लड कॉर्पस्कल्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड प्लाज्मा की, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारे ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है। अगर हम इसके एक एग्जांपल के तौर पे समझना चाहें, हमारा जो ब्लड है वो बिल्कुल एक चाशनी और रसगुल्ले जैसा कंपोजिशन है। चाशनी ब्लड प्लाज्मा की तरह लिक्विड पार्ट हो गया, फ्लूइड पार्ट हो गया, और जो उसमें रेड जो छेना उसमें तैर रहा है वो आरबीसी मान लीजिए, सफेद छेना हो गया वो डब्ल्यूबीसी मान लीजिए, या उसमें जो रसमलाई होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें प्लेटलेट्स हो जाएगा। तो तीनों सेल्स को मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि हमारे ब्लड में जो है वो 3 तरीके की, हमारे ब्लड में 3 तरीके की सेल्स हैं। ठीक है, हम सेल्स की बात बाद में करेंगे, पहले हम अपने लिक्विड फेज की बात करेंगे जिसे हम ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो प्लाज्मा हल्का सा एल्कलाइन है। एल्कलाइन से मतलब क्या है कि उसकी pH 7.47 से ऊपर है तो एल्कलाइन माना जाता है, थोड़ा सा कसैला। स्ट्रॉ यानी कि येलो कलर, स्ट्रॉ कलर येलो जो भूसे का कलर होता है। लिक्विड है विच कॉन्स्टिट्यूएंट अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 60% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, यानी कि टोटल ब्लड का 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 40% में ब्लड सेल्स होती हैं। इट इज कंपोज ऑफ, ये किसका बना हुआ है? 90% वाटर, 10% प्रोटीन एंड अदर मटेरियल सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, CO2, यूरिया, सॉल्ट, गैसेस, हार्मोन्स एंड हेपेरिन। हेपेरिन एक केमिकल है जो हमारे लीवर से रिलीज होता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड कभी भी हमारी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं करेगा, जमेगा नहीं। तो ये प्लाज्मा की कंपोजिशन थी कि उसमें 90% वाटर और 10% में इतना सारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों चीजें अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, एक नोट पे गौर करें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन। देखिए हेपेरिन की प्रेजेंस की वजह से द ब्लड डज नॉट कोगुलेट, कोगुलेट माना जमना, जमेगा नहीं इनसाइड द ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें सीरम। सीरम क्या है? इट इज अ प्लाज्मा विच इज डिवॉइड ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन। हमारे प्लाज्मा के अंदर एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, जब हमें चोट लगती है तो ये हमारी बॉडी में खुरंट बनाने में, हमारी जख्म की जगह को कवर करने में हेल्प करती है। अगर हमारी ब्लड में से प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दिया जाए तब हम उसको सीरम कहेंगे। बात सभी को समझ में आ गई? फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो चोट लगने पर जो खुरंट बन जाता है, आपको ब्राउन कलर का डार्क, उस को बनाने में मदद करती है। अगर ये फाइब्रिनोजन वहां से हटा दी जाए तो फिर प्लाज्मा जो है सीरम कहलाता है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशली अपने ब्लड के ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी ब्लड की सेल्स की बात करेंगे। कॉर्पस्कल्स में हमारे पास 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स,
रेड कलर की है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स सफेद कलर की होती है, और प्लेटलेट्स 3, ये 3 हमारी कॉर्पस्कल्स है, 3 सेल्स हमारी ब्लड के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट इसका बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। देखिए इसके कुछ फीचर्स हैं। आरबीसी आर द मोस्ट अबांडेंट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी ह्यूमन बॉडी से मतलब ह्यूमन के ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सेल्स आरबीसी है। स्फेरिकल होती है यानी गोल होगी, बाइकॉनकेव दोनों हिस्सों से दबी हुई होगी। आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए गुंदा हुआ, उसकी गोली बनाइए और उसको ऐसे यूं पकड़ के दबा दीजिए तो वो उसके किनारे मोटे हो जाएंगे, बीच में से दब जाएगी, तो वो स्ट्रक्चर बाइकॉनकेव कहलाएगी। विदाउट न्यूक्लियस, याद रखें ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। दे कंटेन रेस्पिरेटरी हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आएगा हीमोग्लोबिन। इसके पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने ले जाने में मदद करता है। इन अ ह्यूमन ईच क्यूबिक मिलीमीटर, अगर हम हर एक मिलीमीटर क्यूबिक एरिया में देखें तो हमारे पास 4.5 से लेकर 6 मिलियन ऑफ आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो, हड्डी के अंदर एक सेमी सॉलिड गाढ़ा सा गूदा होता है, ठीक है, उसे हम बोन मैरो कहते हैं, वहां पर आरबीसी हमारी बनती है। इसकी लाइफ स्पेन 120 दिनों की होती है। जब आरबीसी बूढ़ी हो जाती है, 120 दिन पूरे हो जाते हैं, तो स्प्लीन और लीवर में ले जाके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। स्प्लीन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, स्प्लीन को हम बॉडी का ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट व्हेन पीपल ऑफ प्लेन रीचेस एट हिली रीजन, जब कोई इंसान, प्लेन माने एरोप्लेन नहीं है, प्लेन माने मैदानी क्षेत्रों में, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं, यूपी हमारा मैदानी भाग है, तो जो मैदानी एरिया के लोग हैं अगर वो हिली रीजन पे जाते हैं, कहाँ पे, पहाड़ी एरिया पे, दे फील ब्रीथलेसनेस, तो उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। नौसिया, उनका जी मचलाता है और वोमिटिंग आती है। दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस, इसे कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। ऊंचाई पे बढ़ने पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब कम हो जाती है तब ऐसी शिकायत होती है। ड्यू टू द लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी एट हिल्स, क्योंकि वहां पर हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती, ठीक है। नेक्स्ट नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसीज ऑफ कैमल आर न्यूक्लिएटेड, ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि जो कैमल है उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस देखा जाता है, ठीक है। ये हमारा पूरा हुआ आरबीसी के बारे में। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड। डब्ल्यूबीसी बेटा हमारी कलरलेस होती है, लार्जर देन आरबीसी, आरबीसी से कंपैरिजन में बड़ी, ये न्यूक्लिएटेड होती है, इनके पास न्यूक्लियस होता है, एंड लेस इन नंबर, लेकिन संख्या में आरबीसी से कम होती है, लगभग 4000 से 11000 पर मिलीमीटर क्यूब। वो पर मिलीमीटर में 4.5 से 6 मिलियन थी, और ये कितनी है, 4000 से 11000। दे आर कैपेबल ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट, इनमें अमीबा की तरह चलते हैं, अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं, इसलिए इसको अमीबॉइड मूवमेंट बोलते हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 12 आवर्स टू सेवरल डेज, ये 12 घंटों से लेकर कुछ दिनों तक जिंदा रहती हैं। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन रिलेटेड टू डिफेंस, डिफेंस का मतलब है हमें बीमारियों से बचाने के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ये जिम्मेदार होती है, ये इनका फंक्शन हो गया। अब आरबीसी कितने तरीके का हमारे पास, आरबीसी है 2 तरीके का, एक है ग्रेन्युलोसाइट दानेदार और एक है एक ग्रेन्युलोसाइट बिना दानेदार। एक ददरीली कह सकते हैं, यानी ग्रेन्युलोसाइट ददरापन है उसके अंदर, ठीक है, खुरखुरापन है, और एक ग्रेन्युलोसाइट जो खुरखुरी नहीं है। ग्रेन्युलोसाइट की बात करें, दी पजेस लार्ज साइज्ड ग्रेन्यूल, इसके अंदर बड़े साइज के दाने होते हैं। इन द साइटोप्लाज्म, जो प्रोटीन के होते हैं बेटा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो से मतलब है एक से ज्यादा रूपों में पाई जाती है। दे आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप, ये 3 टाइप की होती है। सबसे पहले ईसनोफिल्स या एसिडोफिल्स, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। दीज आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल ना चलने वाली होती है, और बेटा ये एलर्जी के यानी एलर्जन के कांटेक्ट में आने पर आपको या किसी ऐसी कंडीशन में आने पर जो आपके मुताबिक नहीं है तो ये आपको अलर्ट करती है, ठीक है। जैसे आप डस्ट वाले एरिया में चले गए तो छींकें आना शुरू हो गई, आंखों से आंसू चलना शुरू हो जाते हैं अगर हम लोग किसी धुएं वाले एरिया में जाते हैं, ठीक है। दूसरी होती है न्यूट्रोफिल्स,
दे आर फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक का मतलब होता है ये जर्म्स को खा जाती है, एंड एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, जिससे बॉडी में इन्फेक्शन ना हो। देयर न्यूक्लियस हैज 2 to 5 डिस्टिंक्ट लोब, इसका न्यूक्लियस जो है वो 2 से 5 लोबों का, लोब माने पिंड का बना हुआ होता है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है इनकी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स किसे कहते हैं? देयर न्यूक्लियस इज एस शेप, इसका न्यूक्लियस एस शेप होता है। बेसोफिल्स सीक्रेट हेपारिन, ये हेपारिन छोड़ती है, एक्ट एज अ एंटीकोगुलेंट, और एंटीकोगुलेंट जो ब्लड को हमारी शरीर के अंदर जमने नहीं देगा। हिस्टामाइन विच इज इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन, और हिस्टामाइन जो है वो किसी भी तरीके के एलर्जी होने के लिए आपको अलर्ट करेगा। जैसे आपने कोई गलत दवा खा ली, या आप किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आ गए, डस्ट हुआ, पॉलन ग्रेन हुआ, या कहीं पे बहुत भयंकर बदबू आ रही है तो आपको एकदम जी मचलाया, ये सारा काम जो है वो हिस्टामाइन और जो सबसे पहली जो सेल्स आई थी एसिडोफिल्स, ईसिनोफिल्स, उनकी हेल्प से ये काम होता है। अगली कैटेगरी है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट बिना दानेदार, जिसके अंदर कोई दाना नहीं है। दे आर ऑफ 2 टाइप, ये भी 2 तरीके की है। पहली है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट दे आर लेस मोबाइल, कम चलती हैं, एंड पजेज आर राउंडेड न्यूक्लियस, इनके पास एक गोल न्यूक्लियस होता है, एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडी किसे कहते हैं? जब आपके शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स एंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए जो केमिकल प्रोड्यूस किया गया उसे हम बॉडी कहते हैं। दूसरी है मोनोसाइट्स, दे आर लार्जेस्ट आर WBC, ये बड़ी WBC होती है, एंड मोबाइल एंड फैगोसाइटिक इन नेचर, जो चलती हैं और फैगोसाइटिक यानी किल कर देती हैं, खा जाती हैं किनको? जर्म्स को। आफ्टर एंटरिंग द टिश्यू फ्लूइड These ट्रांसफॉर इनटू मैक्रोफेजेस, जब ये टिश्यू फ्लूइड में पहुंच जाती है यानी कि लिम्फ में, तब इनको हम मैक्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोफेज। एड्स कंडीशन में इन्हीं सेल्स को टारगेट किया जाता है, मैक्रोफेज को, फॉर फैगोसाइटिक माइक्रोब, जिससे वहां मौजूद जो भी माइक्रोब्स है उनको किल किया जा सके। फंक्शन क्या WBC का बेटा? WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी की आर्मी है, सोल्जर है, सैनिक है जो हमें बचाते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल इम्यूनिटी अगेंस्ट वेरियस डिजीज, और अलग अलग डिजीज से बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। अगली सेल्स है हमारी प्लेटलेट्स। दे आर स्मॉल साइज्ड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, बिना न्यूक्लियस वाली स्मॉल साइज की सेल्स होती है, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज कोगुलेशन, इसका मेन फंक्शन है ब्लड को जमाना, कोगुलेट करना। कब? जब हमको चोट लग जाए तब। द एवरेज लाइफ स्पेन इज 5 to 9 days, ये 5 से 9 दिनों तक जो है वो जिंदा रहती है। तो इतनी बात सभी को, प्लेटलेट्स वाली बात सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब गाइस हम बात करते हैं ब्लड के फंक्शन की। तो इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, भाई जो फूड स्टोमच के अंदर आपने डाइजेस्ट किया था उसे डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका हुआ? ब्लड का। इट कैरी एक्सक्रीटिव मटेरियल फ्रॉम लीवर टू किडनी, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे लीवर से कहाँ ले जाएगी? किडनी में ले जाएगी। इट कैरी हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड टू टारगेट ऑर्गन एंड टिश्यू, और जो हॉर्मोन्स हैं उन्हें उनके टारगेट ऑर्गन्स तक ले जाएगा। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करेगा। the property of the blood clot prevent the loss of blood in injury, और चोट लगने पर ही हमारे जख्म पर खुरंट बनाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारी ब्लड से बॉडी का जो ब्लड का जो लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा। तो गाइस इस लेक्चर में हमने क्या किया है, ब्लड को बहुत अच्छे से, ब्लड ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत करी, जिसमें 3 मेन पार्ट्स थे, ब्लड वेसल्स और हार्ट पंपिंग ऑर्गन। सबसे पहले हमने बात करी ब्लड, उनके पार्ट्स की और उनके फंक्शंस की। ठीक है गाइस, इस लेक्चर में इतना ही।